चैंपियंस। आज हम लोग इस क्लास में पोइट्री सेक्शन के सारे चैप्टर्स को एक एक करके कवर करेंगे। आप लोग इस क्लास को फुल कंसंट्रेट, डेडिकेट और फोकस्ड हो करके देखें। अगर आपने इस क्लास को 2-3 बार अच्छे से देख लिया तो आपके एग्ज़ाम में आने वाले पोइट्री सेक्शन के सारे क्वेश्चंस बड़े आसानी से बन जाएंगे, चाहे वो क्वेश्चंस किसके ऑब्जेक्टिव हो या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर हो या 4 मार्क्स वाले एक्सप्लेनेशन हो या 5 मार्क्स वाले समरी ही क्यों ना हो, सब के सब बन जाएंगे। देन चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसको लिखा है जॉन डॉन ने और ये एक मेटाफिजिकल पोएट है। उन्होंने लॉ और थियोलॉजी दोनों पढ़ा था और उसके मेजर वर्क्स में सॉन्ग, सोनेट, सटायर, एलिजीज और सरमन सब इंक्लूड होता है। वे जर्मनी को छोड़ करके अपने वाइफ को वो जर्मनी जा रहे हैं अपने वाइफ को छोड़ करके, ठीक है। और इस चैप्टर में वो किसका तुलना, अपने यात्रा का तुलना सूरज की यात्रा से करते हैं। उनका मानना है कि इंसान का पावर बहुत कमज़ोर है। अब देखिए क्या कहते हैं कि सूरज के पास ना तो सेंस है और ना ही लव है, ना डिजायर है, मतलब सन के पास तो कुछ भी नहीं है, इसलिए वो आराम से जाता है, आराम से आता है। लेकिन इसके पास अपने बिलॉव्ड से मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम है, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी इच्छाएं हैं, ठीक है। अब देखो वो लिखते हैं इस पोयम को एक किस कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जाने से पहले, ठीक है, मतलब यात्रा पे जाने से पहले लिखते हैं। उन्होंने 2 गो सी वोयागेज किया, मतलब समुद्री यात्रा किया 42 साल की उम्र में। 42 साल के उम्र में इन्होंने क्या एक्सेप्ट किया, पोजीशन ऑफ ऑर्डिनेशन, मतलब नए रिलीजियन को इन्होंने अपना लिया था, ठीक है। ये एक लव पोएम भी है और एक लिरिक भी है। एग्जाम में पूछा जाता है जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, एक लव पोएम भी है, एक लिरिक भी है। इसमें अच्छा खासा लिरिक्स है, इसलिए इसको लिरिक बोला गया है। वो इसलिए नहीं अपनी लव को छोड़ रहा है क्योंकि वो उसे थक चुका है, ठीक है। वो ऐसा सोचते हैं कि एक दिन डेथ निश्चित है, मतलब एक न एक दिन सबको मरना है ही, और वो चाहते हैं कि मैं इस डेथ को काफ़ी खुशीपूर्वक एक्सेप्ट करूँ, ठीक है। अब देखो जब वो अपनी बिलॉव्ड को छोड़कर जा रहा होता है तो उसकी बिलॉव्ड काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, तड़प रही होती है। तो इसके कारण उसका रोना, उसका तड़पना उसके अंदर आत्मा को झकझोर करके परेशान करके रख देता है, ठीक है। वो एक्सप्लेन करते हैं, वो बताते हैं कि जब वो ऐसे निर्दयी होकर के रोती है तो ऑथर का ब्लड खून जम जाता है, ठीक है। और वो ये बात भी कहते हैं कि जो सच में एक दूसरे से प्रेम करते हैं वो कभी एक दूसरे से अलग हो नहीं सकते हैं, ठीक है। फाइनली क्या कहते हैं कि जो सूरज वो जा चुका है कल की रात, लेकिन फिर से वो वापस आया, ठीक है। बल्कि ना तो उसके पास कोई बिलॉव्ड है, ना कोई सेंस है, ना कोई डिजायर्स है, लेकिन इस ऑथर के पास तो उसकी सबसे प्रिय प्रेमिका है। फिर यह कैसे नहीं आएगा, उसको बता रहा है कि तुम डरो मत, तुम घबराओ मत, ऐसा मत सोचो कि मैं तुमसे दूर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे उब चुका हूँ या तुमसे थक चुका हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ भी मत सोचो, मैं वापस आऊँगा, ठीक है। आगे देखो क्या है। पोएट के लैंग्वेज में 2 का मतलब होता है यू और डाई का मतलब रंगना नहीं बल्कि मरना होता है। तो हो गया चैप्टर यहाँ पे ख़त्म। नया चैप्टर आपका है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। देखो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा है वाल्ट व्हिटमैन ने, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको पीपल्स पोएट भी कहा जाता है। उनका जन्म हुआ था 1819 में और डेथ हुई थी 1892 में, ठीक है। और कहाँ ये जन्म लिए, अमेरिका में, ठीक है। उन्होंने 12 साल की उम्र में ही अपना काम शुरू कर दिया था, एक कारपेंटर, एक बढ़ई के तौर पे। देखो क्या वो कारपेंटर के अलावा टीचर, एडिटर, प्रिंटर और वॉलंटियर नर्स के तौर पे भी उन्होंने काम किया। उनका जो मुख्य काम था, मुख्य वर्क्स, काम नहीं बोलोगे, वर्क्स रचनाएं थी, उसमें थी लिव्स ऑफ ग्रासेस जिसको 1855 में पब्लिश किया गया और ड्रम टैप्स जिसको 1866 में पब्लिश किया गया। देखो ये जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसमें पोएट खुद के बारे में बात करते हैं। वाल्ट व्हिटमैन एक अमेरिकन पोएट है, ठीक है। और वो अपनी एज मेंशन कर रहे हैं कि जब वो इस पोएम को लिख रहे होते हैं जब वो 37 साल के होते हैं। फिर से ये पोएम एक लिरिक पोएम है जहाँ पोएट खुद के लिए गाते हैं, खुद के लिए गुनगुनाते हैं, खुद के साथ खुशी मनाते हैं, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है
कब उन्होंने वॉलंटियर नर्स के तौर पे काम किया था, तो सिविल वार के टाइम उन्होंने वॉलंटियर नर्स के तौर पे काम किया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्कूल मतलब विद्यालय नहीं बल्कि सिस्टम ऑफ थॉट्स होता है, मतलब सोचने का तरीका, सोचने की पद्धति। फिर देखो वो एक्सप्रेस करते हैं अपने विचार को, आई हर वर्ड फॉर गुड और बैड, कि वह सारे गुड हो चाहे बैड हो, अच्छा हो जीवन के या बुरा हो, सब पहलू को, सब एक्सपेक्ट्स को, मतलब अप्स एंड डाउन्स, जीवन के सुख दुख सबको क्या करेंगे, अपनाएंगे, सबको एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि जीवन है तो अच्छाई बुराई आती रहती है, सुख दुख आता रहता है। ठीक है, वो अच्छाई और बुराई दोनों को एक्सेप्ट करेंगे। वो बताते हैं कि वो खुद को परमिशन देते हैं प्रत्येक समस्या में आवाज़ उठाने का, मतलब वो समस्या से डरना नहीं चाहते हैं, घबरा कर भागना नहीं चाहते हैं, बल्कि उस समस्या का डट कर सामना करने की बात करते हैं। इसका मतलब है कि वो बिना किसी खतरा के रेडी है कुछ भी बोलने के लिए। ठीक है, उनका मानना है कि नेचर हमें जो भी नेचर विदाउट चेक विदाउट ओरिजिनल एनर्जी, मतलब हमें जो भी समस्याएं देती है वो बिना हमारी असली एनर्जी को जाने बिना देती है। मतलब वो समझती है कि हमको जो भी दिया जाएगा, अगर हम मजबूत बने रहें, जितनी भी बड़ी समस्याएं आई अगर हम मजबूत बने रहें तो हम खुद को संभाल लेंगे, उसका डट करके सामना कर लेंगे। लेकिन अगर कमज़ोर पड़ गए तो छोटी से छोटी समस्याओं का भी सामना हम कर नहीं पाएंगे। इस चीज़ को वाइट विटमैन समझते हैं। ठीक है, अब देखो ये बड़ा प्यारा सा लाइन है, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। यहाँ पे जो स्टेट में है, मतलब खुशी के स्टेट में, एकदम खुद के साथ आनंद बनाने के स्टेट में, उसको चाहते हैं, वो उम्मीद यही करते हैं कि मैं मृत्यु तक ऐसे ही खुश रहूँ, खुद से प्रेम करता रहूँ। ठीक है, मतलब जो करेंट स्टेट है वो चाहते हैं कि जब तक मैं मरूँ नहीं तब तक मैं खुद से प्रेम करता रहूँ, खुद के साथ जीवित रहूँ और एकदम खुशी मनाऊँ। ठीक है, अब देखो अगर कुछ वर्ड्स दिख जाए तो समझ जाना ये इसी चैप्टर से लिया गया है और कई जगह ये काम आएगा। लाइक आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कोई भी लाइन दे देता है, पूछा बताओ कि चैप्टर से है, फिर एक्सप्लेनेशन में बोल देता है एक्सप्लेन करो, तो वहाँ पे अगर दिख जाए सेलिब्रेट 37 ईयर्स ओल्ड क्रीड्स गुड और बैड हजार्ड्स एवरी आइटम व्हाट एज्यूम एंड होपिंग टू सीज, अगर ये सब दिख जाए तो समझ जाना कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, आपके सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। चैप्टर हो गया खत्म। नेक्स्ट सुनो क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसको लिखा है W.H. ऑर्डर ने, जन्म हुआ था 1907 में और डेथ हुई थी 1973 में। देखो उनका जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में, मतलब ये एक इंग्लिश पोएट है। ठीक है, लेकिन बाद में 1939 में वो इंग्लैंड छोड़ करके अमेरिका चले गए। उनकी बुक को 2 फेज में बांटा गया, एक ब्रिटिश फेज, इसमें द ओरेटर सबसे इम्पोर्टेंट है, और दूसरा अमेरिकन फेज जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, द एज ऑफ एंजाइटी और एंड न्यू ईयर्स, क्या है, न्यू ईयर लेटर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो उन्होंने पुलित्जर प्राइज़ जीता कब, 1948 में, और फिर किसके लिए, एज ऑफ एंजाइटी के लिए। उसके लिए पोइट्री एक सीरियस गेम था, मतलब काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर के वो पोएम लिखते थे। इस पोएम का मतलब देखो उनका जो अर्ली पोएम होता था, शुरुआत का जो पोएम होता था वो उसके पॉलिटिकल अफेयर्स को दिखलाता था, मतलब उनको शुरू में पॉलिटिक्स में, राजनीति में बड़ा इंटरेस्ट था। ठीक है, उसी पे वो कविताएं लिखा करते थे। इस पोएम का जो थीम है वो फ्रस्ट्रेशन के बारे में बतलाता है कि इंसान के जीवन में कितना फ्रस्ट्रेशन है। देखो इससे ठीक पहले आपने पढ़ा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वो खूब खुश थे अपनी ज़िंदगी से और ये अपनी ज़िंदगी से खूब दुखी हैं, और ये वो बताते हैं कि जीवन क्या है, एक फेस्टिवल है, इंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, गाना गाओ, मुस्कुराओ, और ये कहते हैं जीवन क्या दुख से भरा हुआ है। मतलब सब कुछ जो भी हमारे जीवन में हो रहा है ना, बस हमारे विचारों के कारण हो रहा है, हमारे थॉट्स के कारण हो रहा है। जैसा हम सोचेंगे वैसा हमको सब लगेगा। ठीक है, आप आगे देखो क्या है, इसमें एक टर्म यूज किया गया है प्रैम्स। ठीक है, तो प्रैम्स का मतलब क्या होता है, प्रैम्स, वैसे प्रैम्स ये एक पहिए वाली गाड़ी के बारे में, 4 व्हील्ड गाड़ी के बारे में होता है, मतलब 3 पहियों की 4 पहियों वाली ऐसी कोई गाड़ी होती है। लेकिन इस चैप्टर में जो इसका सिंबल दिया गया है, जैसे गाड़ी हमेशा आगे की ओर बढ़ती लुढ़कती रहती है, वैसे कहा जा रहा है कि ये सिंबलाइज करता है कि जीवन जो मानव का है वो हमेशा आगे की ओर जाता रहता है और फाइनली क्या हो जाती है, उस इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, कुछ चीज़ों की बात करी गई है, लाइक यहाँ पे विस्पैरिंग नेवर की बात करी गई है। तो विस्पैरिंग नेवर्स का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ डेथ, या दूत, मतलब मृत्यु के देवता। ठीक है, जो कि हमेशा हमारे अगल बगल में भटकते रहते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता है कि इंसान कब
कब किसकी मृत्यु हो जाए हम कुछ नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उसी के लिए कहा गया है कि जो स्पेलिंग यूनिवर्स है, जो यमदूत है, हमेशा हमारे दाएं बाएं भटकते रहते हैं, ठीक है। फिर कहा जाए ट्रॉल्स। ट्रॉल्स जैसे हमारे यहाँ मतलब क्या होता है, दानव होता है, राक्षस होता है, वैसे ही ट्रॉल्स का मतलब होता है एक ऐसा क्रिएचर्स, मतलब एक ऐसा जंतु जो कि अपनी फूड के खोज में क्या कर रहा है, भटक रहा है। और ये कहाँ से लिया गया, ये स्कैंडिनेवियन से लिया गया, मतलब एक जगह है, और इसका मतलब होता है ये सिंबलाइज करता है डेथ को, इसको सिंबलाइज करता है डेथ को। नेक्स्ट है नाइटिंगेल। क्या है बोलो, नाइटिंगेल। तो नाइटिंगेल सबको पता है एक बहुत ही प्यारी पक्षी जिसकी आवाज़ बहुत स्वीट होता है, ठीक है। लेकिन ये इतना ज़्यादा दुख तकलीफ को देख करके वो भी क्या हो चुकी है, डंप हो चुकी है, साइलेंट हो चुकी है, गूंगी हो चुकी है, चुप हो चुकी है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सारा पॉइंट से। चलिए उसके अलावा कहा जा रहा है एंजल। क्या बोला जा रहा है, एंजल। एंजल मतलब यमदूत, सॉरी एंजल मतलब देवदूत। मतलब इतनी क्रिटिकल कंडीशन है, इतना ख़राब स्थिति है, लेकिन फिर भी एंजल हमें बचाने के लिए नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पत्ते बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, इसका मतलब इंसान की जीवन जो है बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही है। एक्टिव हैंड्स फाइनली क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। मतलब जो इंसान अभी काम कर रहे हैं, मरने के बाद उसका हाथ बिल्कुल जम जाता है, कोई काम वाम फिर नहीं करता है, ठीक है। ट्रेवलर्स मतलब ह्यूमन लाइफ्स को क्या बताया जा रहा है, ह्यूमन को क्या बताया जा रहा है, ट्रेवलर्स यात्री, जिसका अंतिम यात्रा क्या है, मतलब डेस्टिनेशन क्या है, तो जिसका जहाँ पे जाकर वो ठहरेगा वो क्या है, उसका मृत्यु, उसका डेथ, उसका डेस्टिनेशन। क्या बोलते हैं डेस्टिनेशन को हिंदी में, लक्ष्य, जहाँ पे वो जाकर रुकेगा, ठीक है, वो उसका क्या है, उसका बोलो क्या है, उसका मृत्यु है। आगे देखो वाइट वाटरफॉल्स। क्या बोलते हैं, वाइट वाटरफॉल्स। और यहाँ पे देखो जैसे कि एक जब ट्रैकर्स वगैरह नहीं इस पहाड़ पे जाते रहते हैं तो उसको प्यास लगती है तो भी पानी नहीं मिलता है, लेकिन जब वो गिरता हुआ झरना देखता है तो वहाँ पे जा कर के थोड़ा पानी वानी पीता है, फेस वॉश होता है, और जितना वो उसका थकान होता है सब उसका उतर जाता है। सेम इसी तरह जब जीवन से इंसान आगे बढ़ता जाता है, बुढ़ापा आता है, फिर उसकी मृत्यु होती है, तो उसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे ट्रेवलर्स के लिए, ट्रैकर्स के लिए वाइट वाटरफॉल्स जितना सुकून देता है, वैसे मानव जीवन को उसकी मृत्यु उतना सुकून देता है। मतलब यहाँ पे वाइट वाटरफॉल्स रिप्रेजेंट कर रहा है डेथ को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेथ को, ठीक है। अब देखो इस कॉन्टेक्स्ट में बात किया गया है, डेथ जो है वो मृत्यु से बहुत बेहतर है। क्यों, क्योंकि मृत्यु जब तक जीवन है तो कष्ट है, और मृत्यु है मतलब जीवन खत्म, कष्ट खत्म, यही वाली बात यहाँ पे कही गई है। अब देखो डेथ एक्टिव हैंड्स को भी क्या कर देता है, फ्रीज कर देता है। अब यहाँ एक देश के वर्ड्स को लिया गया है, स्कैंडिनेवियन, जिससे लिया गया ट्रॉल्स। याद रखिएगा ट्रॉल्स किस से लिया गया है, स्कैंडिनेवियन वर्ड्स है, जो कि किस देश का, स्कैंडिनेविया का है, ठीक है। आगे देखो इस पोएम का टोन क्या है, इस पोएम का टोन है पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक। मतलब क्या कि ये डिसअपियर भी है, निराश भी है, हताश भी है, लेकिन अंत में ये एक उम्मीद की किरण भी देता है, ठीक है। उसको बोलेंगे पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। अब देखो इसमें नर्सिस का मतलब क्या होता है, वैसे पेड़ जिसके ऊपर लतियाँ अपना सहारा लेकर के ऊपर चढ़ती है। मतलब क्या है, ट्रीज, स्मॉल प्लांट्स और फ्लावर्स डेट ग्रोज अंडर प्रोटेक्शन ऑफ लार्जर ट्री, ठीक है। नर्सिस मतलब जो किसी को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करने वाला, उसको नर्सिस बोलेंगे। जैसे कि हॉस्पिटल्स में नर्सेस होती है ना, वो देखभाल करती है ना, वैसे ही पेड़ जिसके ऊपर लतियाँ चढ़ेगा वो उस लतियों की देखभाल करेगा, सहारा देगा, उसको नर्सिस बोलेंगे। देखो यहाँ पे पोएम में कई सारे वर्ड्स हैं जो कि मेंशन किए गए हैं। अगर ये वर्ड्स दिख जाए मतलब की वर्ड्स है तो समझ जाना कि इसी चैप्टर का है। पहला है फॉलिंग फास्ट, नर्सेस, डम, नाइटिंगेल, लिफ्ट एंड राइट, ट्रॉल्स, एंजल एंड वाइट वाटरफॉल। ओके, तो ये चैप्टर हो गया ख़त्म। नेक्स्ट देखो अगला चैप्टर आपका है ऑडिटिव ऑटम। इसको लिखा है जॉन किट्स ने। उनका जन्म हुआ था 1795 में, डेथ हुई थी 1821 में। वो मूनफील्ड लंदन इंग्लैंड में जन्म लिए थे, मतलब इंग्लैंड के लंदन के मूनफील्ड में, ठीक है। ये जो पोएम है क्या, जो पोएम आप पढ़ रहे ऑडिटिव ऑटम, वो एक रोमांटिक पोएट है। वो शुरू में कलर्स के स्कूल में पढ़े, उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था क्रिकेट में और बॉक्सिंग में, ठीक है। उन्होंने ग्रीक मैथोलॉजी को पढ़ा, उन्होंने सबसे ज़्यादा उनको प्रसिद्धि पहली बार जो मिली वो फर्स्ट
स्पेंसर्स, मतलब ये स्पेंसर्स के जो फेरी क्वीन थे, इनको जब इन्होंने पढ़ा तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हुए पोएम की तरफ, ठीक है। अब देखो इनकी जो पहली पोएम थी वो क्या था, लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, मतलब स्पेंसर का फेरी क्वीन पढ़ने के बाद वो उन्हीं पे एक पोएम लिख दी है, ठीक है। और फिर पहला पब्लिकेशन कब था, 1814 में इनका फेमस वर्क है इंडिमियन, इसके अलावा हाइपेरियन और लेमिया, ठीक है, जो सबका सब जॉन किट्स का कंपोजिशन है। अब आगे बात कर लेते हैं वर्ड्सवर्थ भी। जॉन किट्स की क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती हैं। वर्ड्सवर्थ जो कि अपने टाइम के बहुत फेमस ऑथर और पोएट थे, उन्होंने भी जॉन किट्स की क्या प्रशंसा की, किस पोएम की प्रशंसा की, एंडीमियन की। किसकी प्रशंसा की, एंडीमियन की, ठीक है। उनकी जो फेमस ओड्स मतलब गीत है, वो ओड ऑन इंडोलेंस है, और ओड ऑन ग्रेसियन है, ओड टू साइकी है, ओड टू और नाइटिंगेल, इसके आगे ओड भी लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो उनकी मृत्यु बहुत इंपॉर्टेंट है, टीबी के कारण हो गई केवल 26 साल की उम्र में, और कब हुई, 1821 में। तो पोएम की बात कर लेते हैं, ये ओड है, ओड मतलब क्या, वही गीत। उसके बाद इसमें और ऑटम सीजन के बारे में बात की जा रही है, पतझड़ के सीजन के बारे में बात की जा रही है। इनका जो सेंट्रल थीम है वो फुलफिलमेंट एंड मैच्योरिटी है, मतलब परिपक्वता और भरपूर फल से लदा हुआ, अनानास से लदा हुआ चीज़ दिखला रहा है, ठीक है। इस पोएम को कितने स्टेंजा में लिखा गया, 3 स्टेंजा में। देखो इस चैप्टर में हमारे यहाँ के पतझड़ की बात नहीं की जा रही है, इंग्लैंड के पतझड़ की बात की जा रही है, ठीक है। इंग्लैंड के पतझड़ काफ़ी सुहावने होते हैं, हम फल फूल से लदे हुए, अनाज से लदे हुए, ठीक है। अब देखो टोटल प्रत्येक स्टेंजा में टोटल 11 लाइन है, ठीक है। इसमें वो मेंशन करते कॉटेज ट्री, मतलब सेब के पेड़ के बारे में, एकदम मॉस्ट कॉटेज ट्री, काई लगा हुआ सेब के पेड़ के बारे में। साथ ही साथ ये कहते हैं कि ऑटम के सीजन में नए पत्ते आते हैं और फ्रूट्स पेड़ पे दिखते हैं। ये यहाँ पे एक बर्ड्स का मेंशन किया गया है, स्वैलोज भी वो बगीचा में क्या करते हैं, इकट्ठा होते हैं, आसमान में इकट्ठा होते हैं, और फिर क्या करते हैं, चिरपिंग मतलब चहचहाते हैं। मिलो फ्रूटफुलनेस और मेच्योरिंग सन दोनों को बहुत अच्छा दोस्त माना गया है, मतलब पका हुआ फल और उगा हुआ सूरज दोनों को काफ़ी अच्छा दोस्त माना गया है। देखो अगर हम बात करें किसके ख़त्म होते ही, समर के ख़त्म होते ही ऑटम शुरू हो जाता है। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो ओल्ड वुमेन कर लेना, वुमेन और ओल्ड वुमेन नहीं, केवल वुमेन कर लेना, वुमेन को पर्सनिफाइड करके, मतलब ऑटम को पर्सनिफाइड करके एक वुमेन बताया गया कि एक महिला के जैसे इसके बाल उड़ रहे हैं, ठीक है, और ये केयरलेसली कहाँ ग्रेनरी फ्लोर पे बैठी हुई हैं, ओके। अब देखो वाचेस्ट, यहाँ पे क्या होते हैं कि फ्रूट से भरा हुआ मौसम है, तो लोग जूस निकालते हैं, और जूस निकालते समय इसको घंटों निकलते हुए जूस को देखते रहते हैं। एक और पक्षी का नाम इसका रेड ब्रीस्ट या रॉबिन कहा जा रहा है, वो गार्डन के कोना में क्या करते हैं, चहचहाते हैं, गार्डन में चहचहाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर किसी लाइन में टीचर दिख जाए, सॉलोज दिख जाए, आवर्स बाय आवर्स दिख जाए, कॉटेज ट्री दिख जाए, एप्पल, कर्नल्स, उसके अलावा सीजन और क्रिकेट से दिख जाए, तो समझ जाना ये किस चैप्टर से लिया गया है, ऑटम से। नया चैप्टर आपका आ जाएगा, चैप्टर का नाम है एन ए पिताफ, लिखा वाल्टर डेलामियर ने, जन्म हुआ था 1873 में, डेथ हुई थी 1956 में। उसके बाद इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड के केंट के कार्टून में, ठीक है। अब देखो उनके पिता की मृत्यु जब वो केवल 4 साल के थे तभी हो गई थी। उनको चिल्ड्रेन पोएट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पोएम है ये क्या है, मेलैंकोली है, मतलब सैड पोएम है, ऑब्वियसली है ना, इनकी पत्नी की डेथ हो गई है, उस पर ये पोएम लिख रहे हैं, तो क्या सैड पोएम ही होगा ना। अब देखो इस पोएम में एक बहुत सुंदर महिला के बारे में बातें की जा रही है। देखो क्या कहा जा रहा है, हमको क्या करता है, मॉडर्न जीवन के कंडीशन से ये पोएम हमको क्या करता है, अवेयर, जागरूक करता है। और इनका इंटेंस पुराने थीम के पोएम में ही था। अब देखना, इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1953 में एलिजाबेथ सेकेंड ने क्या किया, सम्मानित किया। वो बात करते हैं इस पोएम में बहुत सुंदर महिला के बारे में, जो किस कंट्री से बिलोंग करती है, वेस्ट कंट्री से बिलोंग करती है। लेकिन अब वो महिला को कहाँ दफना दिया गया है, ग्रेव में, मीन्स टू से
उसे कब्र में दफना दिया गया है। ठीक है, वो एक बात कहते हैं ब्यूटी वैनिसेस और ब्यूटी 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 वैनिसेस, मतलब अंत में ब्यूटी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। मतलब जो सबसे सुंदर की सुंदर महिला है उसकी मृत्यु के बाद उसकी सुंदरता क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये लाइन याद रखिएगा, व्हेन आई रिमेंबर हु विल रिमेंबर हर। मतलब पोएट कहते हैं कि इतनी सुंदर महिला कि जो अभी मेरे मन मस्तिष्क में मतलब उसका सुंदरता छाया हुआ है, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो उसको कौन ही याद करेगा, कोई इसको याद नहीं करेगा। मतलब ब्यूटी परमानेंट नहीं होता है, आपके वर्क्स परमानेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें APJ अब्दुल कलाम को हम अभी भी याद करते हैं, महात्मा गांधी को हम अभी भी याद करते हैं, लेकिन सोसाइटी के नज़रिए से देखें, जो सोसाइटी जिस पैरामीटर पे ब्यूटी को डिफाइन करता है उस पैरामीटर पे ना तो महात्मा गांधी जी सुंदर थे, न ही APJ अब्दुल कलाम सुंदर थे। और उसके समकालीन कितने सारे एकदम स्मार्ट सुंदर आदमी सब आया होगा, लेकिन हम सबको याद नहीं कर रहे हैं। इसलिए ब्यूटी का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, आप क्या करते हो, क्या अचीव करते हो, क्या करके जाते हो, इस चीज़ का मतलब बनता है। देखो आगे बात हो रही है करम्बल मतलब टूट है, मतलब मर जाना। ठीक है, आगे वाल्टर डेलामियर किस सेंचुरी के पोएट थे, तो 20वीं सेंचुरी के पोएट थे। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, इन एपिताफ की बात करें तो इन एपिताफ मतलब क्या होता है, एक मॉन्यूमेंट और इंस्क्रिप्शंस जो कि बनाया जाता है किसी के याद में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब। ये खास करके क्रिश्चियन रिलीजन में बनाया जाता है। नहीं देखते हो सीमेंट बालू का होता है, उसका नाम, उसका जन्म, उसका मतलब कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उसके बाद 2-3 लाइन लिखा जाता है, उसी को एपिताफ कहा जाता है। सुनो, अगर कुछ वर्ड्स दिख जाए लाइक क्या मतलब, अगर आपको दिख जाए ब्यूटीफुल लेडी, वेस्ट कंट्री, हाउ रेयर और क्रम्बल दिख जाए तो समझ जाना कि किस चैप्टर का है, इन एपिताफ का है। ये आप 5 चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, 5 चैप्टर और बाकी है।